हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब भाई? कैसे हैं आप सब? तो हाजिर हो चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव अपने उसी चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स हॉटस्पॉट। और बच्चा आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर। राइट, आपको पता है टर्म 1 के अंदर भी सीबीएसई का जो सैंपल पेपर दिया था उसमें से काफी सारा 60% पेपर हमारा एज इट इज आ गया था। काफी सारे क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गए थे। राइट, तो इस बार भी हमको सीबीएसई का सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाना है ताकि हम लोग का पेपर अच्छा हो। राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं क्या है सीबीएसई का पेपर पैटर्न भाई। तो पेपर पैटर्न इनका वही है, 7 क्वेश्चन आएंगे दो दो नंबर के। जो अपने 3 क्वेश्चन है वो आएंगे आपके 3 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 4 मार्क्स के, और 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको और में क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी वहां पे आपके पास ऑप्शनल है कि आप फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए तो हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमन अ फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर, मतलब फ्रीलांस वेबसाइट डेवलपर है जो कि क्या करना चाह रहा है कि वेब पेजेस डिजाइन करना चाह रहा है एक बुक शॉप के लिए। तो अमन की आपको मदद करनी है ये पता लगाने में कि भाई स्टैटिक और डायनामिक वेब पेजेस में डिफरेंस क्या होता है। वो आपको डिफरेंशिएट करना है स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज में एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। राइट, तो बच्चा 2 पॉइंट लिखने हैं, आप 2 पॉइंट कोई से भी लिख दो कि स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, जिसमें कंटेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता। डायनामिक वेब पेज में कंटेंट टाइम के साथ चेंज होता है। स्टैटिक वेब पेज बनाने में टाइम कम लगता है, डायनामिक वेब पेज बनाने में टाइम ज्यादा लगता है। स्टैटिक वेब पेज में हमको कभी भी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायनामिक वेब पेज में हमको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई से भी आप 2 डिफरेंस यहाँ पे लिख दीजिए। राइट, चलिए ये हो गया आपके 1 नंबर पक्का। और इसके बाद और में आपको क्वेश्चन दे रखा है दूसरा। प्रियंका जो कि एक आईटी फील्ड की बिगिनर है, अभी स्टार्टिंग करा उन्होंने करियर अपना, वो वेब टेक्नोलॉजीज में अपना कुछ काम कर रही है और उनको समझ नहीं आ रहा कि वेबसाइट और वेब पेज में डिफरेंस क्या है। तो आपको उनको डिफरेंस समझाना है वेबसाइट और वेब पेजेस में। राइट, तो भाई हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल से उसको समझा देंगे कि भाई वेबसाइट क्या होती है, जिसमें कि वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, है ना। बहुत सारे वेब पेजेस को कलेक्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में लिंक करके कनेक्ट करके हम लोग बनाते हैं वेबसाइट। ठीक है, और वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल पेज। ठीक है, और वेबसाइट को बनाने में ऑब्वियसली बात है ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे वेब पेजेस बनेंगे। एक वेब पेज बनाना हो तो बहुत कम टाइम लगता है। राइट, तो आप बता दो जैसे कि सीबीएसई एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे छोटे 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 वेब पेजेस हैं जो कि लिंक से हम लोग ओपन कर सकते हैं। राइट, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड, यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये मैं अभी भी कहूंगा कि इसको ढंग से करके जाना। आई एम अ स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड ऑन यूजर्स कंप्यूटर, जो कि मतलब कह रहा है कि भाई मैं एक टेक्स्ट फाइल हूं जो कि यूजर के कंप्यूटर बनाया गया हूं, और मैं यूजर नेम और पासवर्ड जैसी चीजें, ब्राउजिंग हिस्ट्री जैसे चीजें यूजर की सेव करता हूं, और उसकी सर्च प्रीफरेंस को सेव करता हूं, और ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज करता हूं। कौन हूं मैं? ठीक है, ये पूछा है हु एम आई। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सा है कुकीज। ठीक है, कुकीज इसका आंसर है बच्चा। कुकीज होती है टेक्स्ट फाइल जो कि हमारे ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज करती है और हमारा सर्च हिस्ट्री और हमारे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह को सेव कर लेती है। राइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नेम एनी 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर। कोई भी 2 ब्राउजर के नाम बता दो। गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया। कोई से भी 2 वेब ब्राउजर के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। यहाँ पे एक क्वेरी दे रखी है आपको, सेलेक्ट पावर 5,3। 5,3 का मतलब क्या हो गया? 5 की पावर 3। ठीक है, 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा बच्चा? 125। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? 125। राइट, तो 5 की पावर 3 सॉल्व कर ली। नेक्स्ट दे रहा है 5 और 3 के अंदर मॉड ऑपरेशन। राइट, मॉड ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ बच्चा? हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं आपको पता है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर है यही हमारा आंसर है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है? रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2। राइट, चलिए तो ये भी आ गया बच्चा समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका और वाला क्वेश्चन क्या है? और वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पावर फंक्शन और मॉड फंक्शन की डेफिनेशन बतानी है। तो पावर फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है भाई? ऐसा फंक्शन जो कि किसी दिए हुए नंबर का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करके बता दे। यहाँ पे 2 नंबर होंगे, एक बेस और एक एक्सपोनेंट। तो जैसे हमने लिखा पावर x, y, पावर लिखो चाहे पावर लिखो, पावर x, y, तो इसका मतलब हो गया x टू दी पावर y कैलकुलेट करें। मॉड फंक्शन क्या करता है? मॉड फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। ठीक है, इट डिवाइड्स अ नंबर बाय अनदर नंबर एंड कैलकुलेट्स द रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। नव्या हैज जस्ट क्रिएटेड अ वेबसाइट फॉर हर कंपनी एंड नाउ नीड टू होस्ट इट। ठीक है, तो आपको बताना है उसको कि वेब सर्वर का होस्टिंग में क्या रोल होता है। वेब सर्वर का होस्टिंग में क्या रोल होता है? ठीक है,
तो भाई अगर कोई वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो उस वेबसाइट को क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि वेबसाइट को हम लोग क्या करते हैं अपने कंप्यूटर पे ना सेव करके, ठीक है, GoDaddy, Hostinger, जो ये बड़ी बड़ी वेब होस्टिंग कंपनीज हैं, ठीक है, इनके कंप्यूटर्स पे जाके उसको सेव करते हैं। वेब होस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेब सर्वर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आज एक वेबसाइट बनाई, मैं उस वेबसाइट को क्या करूंगा अपने कंप्यूटर पे सेव नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंप्यूटर 24 घंटे ऑनलाइन नहीं रहता और मेरी वेबसाइट तो ऐसी होनी चाहिए कि भाई सुबह भी कोई ओपन करे, शाम को भी कोई ओपन करे, रात को भी कोई ओपन करे, तो हमेशा अवेलेबल दिखनी चाहिए। मतलब मेरा लैपटॉप 24 घंटे ऑन नहीं रह सकता। तो मैंने क्या करा, अपने वेबसाइट को GoDaddy के कंप्यूटर पे यानी GoDaddy के सर्वर पे जाके सेव कर दिया। ठीक है, यहां पे मैंने अपनी वेबसाइट को GoDaddy के सर्वर पे जाके सेव कर दिया। सर्वर क्या होता है, एक तरीके का ऑनलाइन स्टोरेज मान लो, एक स्पेशल कंप्यूटर जिसपे उसने आपको क्या दे रखा है, कुछ 1 GB 2 GB का स्पेस आपको रेंट पे दे रखा है। GoDaddy ने अपने कंप्यूटर पे आपको 2 GB का स्पेस रेंट पे दे रखा है। आप अपनी फाइल जाके वहां पेस्ट कर दो, अपनी वेबसाइट को वहां पे लाइव कर दो। उनके अलग अलग प्लान्स होते हैं, ठीक है, तो आप उनमें से कोई सा भी प्लान सेलेक्ट करो और अपनी वेबसाइट को लाइव कर लो। तो आपको यहाँ वेब सर्वर समझाना था। वेब सर्वर क्या होता है बच्चा, वेब सर्वर एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है जिसपे हम लोग अपनी वेबसाइट को जाके स्टोर कर देते हैं, अपना कोड जाके स्टोर कर देते हैं, वहां पे जाके हम सेव कर देते हैं और वो वेब सर्वर 24 घंटे ऑनलाइन रहता है। वो जो कंप्यूटर है स्पेशल टाइप का 24 घंटे ऑनलाइन रहता है, तो हमारी वेबसाइट 24 घंटे ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। और जो कंपनी ये वेब सर्वर प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, तो वो लोग एक सर्विस प्रोवाइड करा रही है हमको, राइट। तो जैसे GoDaddy.com और Hostinger.com जो हमको ये सर्विस दे रही है अपने वेब सर्वर्स की, इसको क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग सर्विस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको रेशमा की मदद करनी है इनका आउटपुट प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, तो जैसे राउंड फंक्शन का आउटपुट दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चा। यहां पे लिख रखा है इसने राउंड, ठीक है, 8.72,3, ठीक है, मतलब हमको राउंड करना है इसको पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक। पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक बच्चा, यहाँ पे तो 2 ही प्लेस है ना, तीसरा प्लेस है ही नहीं, तो हम इसको 3 प्लेस तक राउंड ऑफ कैसे करेंगे बच्चा। हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एक 0 लगा देंगे, क्योंकि किसी पॉइंट वाले नंबर के पीछे 0 लगाओ उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है, कोई अंतर नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बना देंगे ऐसे 8.720, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद हमको 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना था। 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना, तो हमको दे रखे थे 2 डिजिट, तो हमने क्या करा, तीसरा डिजिट अपनी तरफ से ऐड कर दिया। राइट बच्चा, क्लियर है, सबको समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ आप लोग के लिए फटाफट से, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं बच्चा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो राउंड करना है 9.8 को, राउंड 9.8, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कॉमा करके इसने कुछ भी वैल्यू नहीं दी आगे, तो कॉमा करके कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या लगा देंगे हम लोग, 0 लगा देंगे, ठीक है। कॉमा करके कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब हम क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि कॉमा के बाद क्या है, 0 है, ठीक है। 0 का मतलब हो गया कि हमको इसको एक कंप्लीट नंबर बनाना है। पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं लेनी, हमको इसको एक कंप्लीट नंबर बनाना है। कंप्लीट नंबर बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। 9.8 को अगर कंप्लीट नंबर बनाना है तो या तो 9 बनाओ या फिर इसको बना दो 10, ठीक है। 9.8 को या तो 9 बना दो या 10 बना दो, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा पास पड़ेगा, 9.8 के कौन सा ज्यादा पास पड़ेगा, 10 ज्यादा पास पड़ेगा, तो हम इसको क्या बना देंगे, 10। तो 10 इज द आउटपुट, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 6th क्वेश्चन, आर्यन अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल, ठीक है, he needs to further filter group of records generated through group by clause। मतलब क्या कह रहा है कि इसने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए और उनको ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू इसने जोड़ रखा है और वहां पे अब उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना चाह रहा है। फिल्टर करने के लिए बच्चा ग्रुप बाय के साथ जो कंडीशन यूज की जाती है, कंडीशन लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हैविंग क्लॉज यूज करते हैं, राइट। ग्रुप बाय के साथ कंडीशन अप्लाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए रिकॉर्ड्स को हम क्या यूज करते हैं, हैविंग क्लॉज। तो इसका आंसर आएगा हैविंग क्लॉज, ठीक है, राइट। चलिए तो एक एग्जांपल दे दीजिएगा आपको इसका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिस्टर सोम एक एचआर मैनेजर है जिसने स्टारएक्स वर्ल्ड नाम की एक कंपनी खोल रखी है और इसकी टेबल दे रखी है आपको एम्प्लॉयज की। टेबल का नाम है EMP, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है, एम्प्लॉय की आईडी दे रखी है आपको, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम दे रखा है आपको, ठीक है, डिपार्टमेंट दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रखी है, राइट। इतनी सारी आपको चीजें दे रखी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पे 2 क्वेरीज इसने लिख रखी है, सेलेक्ट मैक्स ईयर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज का आउटपुट बताना है। तो देखो पहले हम अंदर वाली क्वेरी सॉल्व करते हैं। जब भी ब्रैकेट के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक क्वेरी दी जाए तो सबसे अंदर वाली क्वेरी सॉल्व करेंगे। अंदर वाली क्वेरी क्या कह रही है भाई कि डेट ऑफ बर्थ जो दे रखी है ना यहाँ पे, ये वाला कॉलम, इसमें से ओनली ईयर वाला सेक्शन सेलेक्ट करो। डेट फंक्शन लगा हुआ है, ईयर वाला फंक्शन, तो ईयर फंक्शन क्या करेगा, इस डेट ऑफ बर्थ कॉलम में से
ओनली ईयर वाला पार्ट निकाल लेगा, ठीक है, ये ईयर वाला पार्ट इसने निकाल लिया, क्लियर है। अब इस ईयर वाले पार्ट में से भी इसने क्या कहा आगे, मैक्स वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू निकालो। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2001, क्योंकि इन सारे ईयर्स में सबसे बड़ा ईयर कौन सा है, 2001, तो इसका आउटपुट आ गया 2001, राइट। अगला देखिए, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मंथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इक्वल्स टू 11, मतलब कह रहा है कि एक नाम यहां पे सेलेक्ट करो एम्प्लॉय का, ठीक है, उस एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करो जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मंथ जो है, मंथ कहां है बच्चा, बीच में दे रखा है, ठीक है, बीच में दे रखा है, तो मंथ वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, 11 है। तो देखो यहाँ पे ये मंथ हमने निकाल लिया, मंथ में 11th मंथ किसका है, 11th मंथ है बच्चा ये वाला, है ना, ये वाला, ये किसका दे रखा है, इसका नाम देखो मेलिंडा, इसने नाम पूछा था, यहाँ पे इसने नाम पूछा था, तो ये किसका नाम आएगा, मेलिंडा का, ठीक है, तो मेलिंडा इज द आउटपुट, राइट, क्लियर बच्चा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट से। इसका और वाला पार्ट दे रखा है कि अबाव टेबल पे आपको अबाव वाली जो टेबल दे रखी थी उसी के हिसाब से आपको इनकी क्वेरीज लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेरी क्या लिखने के लिए बोल रहा है, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एल्डेस्ट एम्प्लॉय एंड हिज हर डेट ऑफ बर्थ, मतलब क्या देना है आपको, दो चीजें देनी है, एक तो नेम एम्प्लॉय का, तो हमने लिख लिया सेलेक्ट, और नेम किस वाले कॉलम में दे रखा है, देखो हम नेम किस वाले कॉलम में दे रखा है, ई नेम वाले कॉलम में, राइट, ई नेम वाले कॉलम में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सेलेक्ट ई नेम, ठीक है। दूसरा इसने क्या बोला, उसकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है डीओबी वाले कॉलम में, तो मैंने लिख लिया डीओबी, राइट बच्चा, तो सेलेक्ट ई नेम और डीओबी ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब उसने आगे क्या कंडीशन बोली थी, सेलेक्ट डिस्प्ले द नेम ऑफ एल्डेस्ट एम्प्लॉय हिज हर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो नेम और डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करना है एल्डेस्ट एम्प्लॉय का, एल्डेस्ट एम्प्लॉय मतलब जो सबसे बड़ा एम्प्लॉय है, जिसकी एज सबसे ज्यादा है, राइट, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एज अगर हमको निकालनी है, ध्यान से सुनना बच्चा है, ध्यान से सुनना बच्चा, मैं 1 मिनट के लिए इरेज कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए कुछ चीजें, ताकि आप लोग के लिए पढ़ने में इजी रहे, ठीक है, कि यहाँ पे इसने बोला कि जिसकी उम्र सबसे बड़ी है, तो उम्र सबसे बड़ी कैसे पता लगाएंगे भाई हम, यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ सबसे कम हो, सबसे छोटा डेट ऑफ बर्थ जिसका हो, सबसे पहले का डेट ऑफ बर्थ जिसका हो वही सबसे बड़ा होगा, राइट, यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पिछली है, सबसे कम वाली जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वही सबसे बड़ा आदमी होगा, राइट, सबसे बड़ी एज का आदमी होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लूं यहां से डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम से, डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में से मिनिमम डेट ऑफ बर्थ निकाल लूं, तो वही इंसान हमारा सबसे उम्र में बड़ा है, राइट। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम डीओबी फ्रॉम, इस टेबल का नाम था ईएमपी, ठीक है, ये लिखने के बाद हम लोग लास्ट में कंडीशन लगा देंगे वेयर, ठीक है, वेयर डेट जो था इसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मिनिमम होना चाहिए, तो राइट मिनिमम डीओबी, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेयर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बच्चा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू मिनिमम डीओबी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कंडीशन को, ठीक है, वेयर को बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, देखिए कंडीशन क्या बनेगी हमारी, कि जहां पे वेयर डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू मिनिमम डेट ऑफ बर्थ, यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ मिनिमम हो, ठीक है, मिनिमम डेट ऑफ बर्थ के बराबर हो, वही हमारा क्या है, उसी एम्प्लॉय का आपको क्या करना है, नाम और डेट ऑफ बर्थ शो होंगे, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ मिनिमम होगी वो हमारा सबसे एल्डेस्ट एम्प्लॉय होगा, राइट। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट बच्चा, तो यहाँ पे वेयर भी लगा सकते हैं आप, हैविंग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज जॉइनिंग मंथ इज मे, ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पे आपको ये करना है कि टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज जॉइनिंग मंथ इज मे, जिनका जॉइनिंग मंथ जो है वो मे है, राइट, तो मे जिनका जॉइनिंग मंथ है, आइए पता लगाते हैं भाई, मंथ जॉइनिंग मंथ जो है वो मे किसका है, ठीक है, मई का जॉइनिंग मंथ किसका है, तो मंथ का जॉइनिंग मई निकालने के लिए बच्चा हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। मंथ जिसका मई हो, मई जिसका जॉइनिंग मंथ हो, तो भाई हमको पता है कि हम इसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, उसका पूरा रिकॉर्ड निकालने के लिए बोला इसने, पूरा रिकॉर्ड निकालने के लिए बोला क्या, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉय, ओनली नेम दिखाना है, तो हमने लिखा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, कंडीशन बनाई वेयर, वेयर लिख के मैंने कंडीशन क्या लिखी, ध्यान से देखिएगा, कि भाई जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मंथ जो हो मे हो, तो हमने लिख लिया वेयर डेट ऑफ
ज्वाइनिंग का मंथ, तो हमने लगा दिया यहाँ पे मंथ, ठीक है, मंथ फंक्शन लगा दिया, ठीक है। तो जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो मंथ है वो क्या हो, मई। मई कौन सा महीना होता है बच्चा, 5th, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहां दे रखी है, इसमें मंथ जो है, मंथ वाला पार्ट ये है, ये मई किसका है, इस बंदे का, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये नाम आएगा माइकल, राइट। चलिए डन बच्चा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8th क्वेश्चन पे। प्रिडिक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। इन फॉलोइंग क्वेरीज का आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सेलेक्ट INSTR exams@cbse.nic.in, ठीक है। इसमें आपको डॉट नाम का कैरेक्टर जो है उसको सर्च करना है। डॉट कैरेक्टर कहाँ आ रहा है, तो चलिए लेफ्ट साइड से देखते हैं। डॉट कैरेक्टर आ रहा है हमारा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे डॉट कैरेक्टर आ रहा है, तो हमको इसकी पोजीशन रिटर्न करनी है, क्योंकि INSTR फंक्शन क्या करता है, किसी भी दिए हुए कैरेक्टर को उस स्ट्रिंग में सर्च करता है और वो कैरेक्टर जहां पे आया है उस पोजीशन को रिटर्न करता है, राइट। तो ये पोजीशन डॉट कहां पे है बच्चा, डॉट कहां पे हमारा, कौन सी पोजीशन पे है, यहां से काउंटिंग चालू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th पोजीशन पे हमको क्या मिला है, डॉट मिला है, ये डॉट मिला है, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा इसका, 11, राइट। सेकेंड वाला देखो, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग exams@cbse.nic.in 7,4, मतलब आपको क्या करना है, सब स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है। कौन सी पोजीशन से, 7th पोजीशन से। 7th पोजीशन मतलब यहां से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 7th पे आ रहा है CBSE, सी आ रहा है, राइट। और सी से लेके कितने कैरेक्टर्स निकालने, 4, तो 4 कैरेक्टर्स निकालो, CBSE, राइट। ये 4 कैरेक्टर्स हमारे आउटपुट में आ जाएंगे, राइट। 4 कैरेक्टर्स जो है हमारे आउटपुट में आ जाएंगे, डन, क्लियर बच्चा। CBSE हमारा आउटपुट है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट लेफ्ट, ये दे रखा है हमको exams@cbse.nic.in, कॉमा करके लिख रखा है 5। अब लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट साइड से जितने भी कैरेक्टर्स लिख रखे हैं वो निकाल के देता है। लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, 5, ठीक है। तो 5 कैरेक्टर्स निकाल लो लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5, तो यहां से आउटपुट आ जाएगा हमारा एग्जाम्स, राइट। ये हमारा आउटपुट हो गया, क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए इसका। मिस्टर सौम्या इज वर्किंग ऑन अ MySQL टेबल नेम्ड होटल हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये एक टेबल दे रखी है आपको, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसके बेस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू फैच द लास्ट 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द यूजर आईडी कॉलम, यानी यूजर आईडी कॉलम जो है आपका, ये वाला कॉलम जो है, इस कॉलम से आपको ये 4 कॉलम के नाम दे रखे हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम के नाम दे रखे हैं आपको। यूजर आईडी कॉलम से लास्ट के 2 कैरेक्टर निकालने हैं। लास्ट के 2 कैरेक्टर बच्चा कैसे निकालोगे आप, राइट फंक्शन यूज करें हम, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट राइट, ठीक है। कौन से कॉलम से निकालना है, यूजर आईडी, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूजर आईडी, ठीक है, और कॉमा करके लिख देंगे 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, राइट साइड से यानी लास्ट में से 2 कैरेक्टर्स निकाल के हमको दे देगा, राइट फंक्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ नेम कॉलम्स इन द लोअर केस, ठीक है, कि जो नेम नाम का कॉलम है, यानी ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम को, इस वाले कॉलम को लो लेटर्स में प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए क्वेरी, हम लोग सिंपल सा लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट लिखा, सेलेक्ट लिख के एल केस लिख दो, ठीक है, या लोअर लिख दो और उस कॉलम का नाम लिख दो जो नॉर्म बोला उसने, तो नेम नाम का कॉलम हमने लिख दिया, राइट। ये हो गई हमारी सेकंड क्वेरी का आंसर। थर्ड क्वेरी का आंसर आ जाइए, देखते हैं। टू डिस्प्ले द 3 कैरेक्टर्स फ्रॉम थर्ड प्लेस ऑफ द कॉलम सिटी, यानी सिटी नाम के कॉलम से आपको थर्ड प्लेस से 3 कैरेक्टर्स निकालने, थर्ड पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स निकालने, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन है, 3 फंक्शन है, मिड, सब स्ट्रिंग या सब str, कोई भी नाम यूज करो आप, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट मिड, ठीक है। कौन से कॉलम से निकालने के लिए बोला इसने, सिटी नाम के कॉलम से, तो लिखा सिटी कॉमा थर्ड पोजीशन से, तो थर्ड लिख लिया, कितने कैरेक्टर्स निकालने हैं, 3, तो 3 लिख लिया, राइट। तो ये हमारा आउटपुट हो गया, राइट। ये इसकी स्ट्रिंग की क्वेरी हो गई, राइट। चलिए अब लास्ट क्या बोल रहे हैं, अब देखिए यहां पे बोला रीना इज वर्किंग विद फंक्शंस ऑफ MySQL, ठीक है। तो एक्सप्लेन करो उसको कि ये फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन क्या करता है बच्चा, कोई भी हमारी करंट डेट और टाइम, जो भी हमारे सिस्टम की करंट डेट टाइम होती है वो रिटर्न करता है। और ये जो नेम टाइम देता है हमको, वो किस फॉर्मेट में देता है, डेट, सॉरी ईयर मंथ डेट, राइट। तो देखिए इसने बोला है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, इसका फॉर्मेट भी बताओ। तो नाउ फंक्शन हमको देता है करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट
एंड टाइम, ठीक है, एक्सप्रेशन रिटर्न करता है हमको ये, ठीक है। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये फॉर्मेट पूछा थर्ड क्वेश्चन में, तो इसका फॉर्मेट होता है ईयर, फिर आता है मंथ, फिर आती है डेट, फिर आता है आवर्स, फिर आते हैं मिनट्स, फिर आते हैं हमारे सेकेंड्स, राइट। ये इसका फॉर्मेट होता है। चलिए, और ये बोल रहा है हाउ मेनी पैरामीटर्स डज इट एक्सेप्ट, तो भाई कोई पैरामीटर नहीं चाहिए होता, नो पैरामीटर, ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए होता नाउ फंक्शन, तो नो पैरामीटर, ठीक है, जीरो, जीरो मतलब कि नो पैरामीटर है ना, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, while dealing with the string data type, it's observed that sometimes unnecessary space characters come between the hampers. The successful execution of the string manipulation, name the suitable MySQL function to remove leading, trailing and both types of space characters from the string. ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई स्ट्रिंग जब हम एंटर करते हैं तो उसमें लीडिंग स्पेसेस और जो ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं और जो कह सकते हैं कि बोथ साइड के स्पेसेस होते हैं, अगर उनको रिमूव करना चाहें तो कौन से फंक्शंस यूज करने चाहिए, तो हमारे पास के लिए फंक्शन था बच्चा ट्रिम फंक्शन, ठीक है। ट्रिम फंक्शन को आप तीन तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो बोथ डायरेक्शन यानी दोनों साइड के फालतू के जो स्पेसेस होंगे वो रिमूव कर देगा, ठीक है। एक होता है लीडिंग यानी लीडिंग साइड के स्पेसेस को रिमूव करेगा, और एक होगा टेलिंग यानी टेलिंग टाइप के स्पेसेस को रिमूव करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग दे रखी, जैसे आशीष लिख रखा है हमने, और इस आशीष के स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ स्पेसेस दे रखे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे, तो ये बोथ लिखोगे तो दोनों साइड के स्पेसेस गायब हो जाएंगे, टेलिंग लिखोगे यहाँ पे डायरेक्शन तो सीधा पीछे के स्पेसेस गायब होंगे, और लीडिंग लिखोगे तो सिर्फ आगे के स्पेसेस गायब, राइट। चलिए आते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक स्टॉक नाम की टेबल दे रखी है आपको, और इस स्टॉक नाम की टेबल को आपको पढ़ के इन क्वेरीज का आपको सोल्यूशन देना है, राइट। तो स्टॉक नाम की टेबल में देख लेते हैं क्या क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है, क्वांटिटी है और प्राइस है, राइट। तो यहाँ पे पहली क्वेरी क्या बोल रहा है कि आपको रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस, प्राइस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना है। तो इसके लिए क्वेरी क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेरी लिखेंगे बच्चा सेलेक्ट एस्ट्रिक, पूरे रिकॉर्ड्स प्रिंट करने फ्रॉम ईएमपी, ठीक है, सॉरी ईएमपी नहीं, टॉप टेबल का नाम है हमारा स्टॉक, राइट। तो हमने लिख लिया स्टॉक, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर बाय प्राइस, और प्राइस के किस ऑर्डर में बोला इसने बच्चा, ऑर्डर बाय लगा के प्राइस लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर तो हम लिख देंगे यहाँ पे DESC, राइट बच्चा, क्लियर है। तो यहाँ पे बस हमने एक चेंज किया बस कि यहाँ पे स्टॉक दे रखा है बच्चा, गलती से मैंने यहाँ पे EMP लिख दिया था, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ आएगा स्टॉक, राइट। तो ये करेक्ट क्वेरी हो गई। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे, टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, आपको एक तो कैटेगरी प्रिंट करनी है और कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटीज प्रिंट करनी है, ठीक है। तो एक कैटेगरी की कितनी क्वांटिटी है वो प्रिंट करना है। तो पहले तो आप कैटेगरी प्रिंट करोगे, मतलब जैसे आईओ कैटेगरी के कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी प्रिंट करनी है। तो आईओ कैटेगरी के कितने हैं बच्चा, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी है 15 और 10, तो इनका सम प्रिंट करना है, ठीक है। मतलब मुझे आईओ वाली सारी प्रोडक्ट्स को एक साथ लेना पड़ेगा, एनडब्ल्यू वाले सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ लेना पड़ेगा, और ओ वाले प्रोडक्ट्स को सबको एक साथ लेना पड़ेगा। यानी हमको कैटेगरी वाले कॉलम पे क्या करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, राइट। ग्रुप बाय लगा के इनकी क्वांटिटी का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, इस वाले कॉलम पे सम फंक्शन लगेगा, राइट। चलिए तो इसकी फटाफट से हम लोग क्वेरी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखिए क्वेरी, फटाफट से देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग क्वेरी, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ से आपके लिए कुछ डेटा इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग को लिखने में पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, आइए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, 2 चीजें बोली इसने, एक तो कैटेगरी, तो मैंने लिख लिया कैटेगरी को, यानी कैटेगरी वाला कॉलम आ जाए भाई। उसके बाद क्या बोला, कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमको क्वांटिटीज का टोटल करना है, तो यानी सम ऑफ QTY है ना, क्वांटिटी वाले कॉलम का सम करना है, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने लिखा फ्रॉम, टेबल का नाम था स्टॉक, ठीक है, ये लिखा। अब हमको बोला इसने कि आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग हम लोग किस पे करेंगे, कैटेगरी वाले कॉलम पे, क्योंकि सारे कैटेगरी जो सेम कैटेगरी वाले हमको उनको एक साथ लेना है ना। तो हम लिखेंगे ग्रुप बाय कैटेगरी, राइट। ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। चलिए तो ये हो गया बच्चा सोल्यूशन। थर्ड देखो क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड इट्स एवरेज प्राइस, है ना, आपको कैटेगरी और उसका एवरेज प्राइस प्रिंट करना है। तो कैटेगरी और उसका एवरेज प्राइस कैसे प्रिंट करेंगे, तो सी का आंसर मैं यहां लिख रहा हूं बच्चा, ठीक है। देखिए कैटेगरी और उसका एवरेज प्राइस, तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट
कैटेगरी, ठीक है, और उसका एवरेज प्राइस निकालना है, तो मैंने लिखा एवरेज, ठीक है, एवरेज फंक्शन के साथ क्या लिखा, प्राइस। कैटेगरी वाइज, वाइज बोला तो मतलब कैटेगरी में हमको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, तो कैटेगरी और एवरेज प्राइस फ्रॉम स्टॉक, और इसके बाद लिख दो ग्रुप बाय कैटेगरी, राइट, ये हो गया हमारा सी का आंसर। चलिए अब डी का देखते हैं, टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज हाईएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब हाईएस्ट प्राइस निकालना, तो सेम क्वेरी आएगी, बस हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके अंदर कि हमको हाईएस्ट प्राइस निकालना, तो मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, तो लिखेंगे सेलेक्ट कैटेगरी, और अब हमको एवरेज नहीं निकालना, हमको मैक्सिमम प्राइस निकालना, तो हमने लिखा मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम स्टॉक, ठीक है, और इसके बाद ग्रुप बाय कैटेगरी, राइट, क्लियर बच्चा। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए तीनों चारों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 12th क्वेश्चन। सत्यम एक डेटाबेस एनालिस्ट है, उसने एक टेबल बना रखी है स्टूडेंट नाम की। यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल में क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्ट्रीम है, ऑप्शनल है, सब्जेक्ट और मार्क्स दे रखे हैं। तो स्ट्रीम दे रखा है एक तो जैसे साइंस कॉमर्स वगैरह, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे CS IP वगैरह दे रखा है, राइट। चलिए इनके मार्क्स भी दे रखे हैं यहाँ पे आपको। अब देखिए इसने कुछ क्वेरीज लिखी, जैसे फर्स्ट क्वेरी लिखी इसने, आपको इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। तो सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इक्वल्स टू IP एंड स्ट्रीम इक्वल्स टू कॉमर्स। मतलब आपको उन बच्चों के मार्क्स का सम निकालना है जिनके पास ऑप्शनल में IP है, साथ के साथ स्ट्रीम उनका कॉमर्स है। ऑप्शनल में IP किन किन के पास है, देखो 1 2 3 4, मगर इनमें से वो बच्चे छांटो जिनके पास IP होने के साथ साथ स्ट्रीम कॉमर्स है। तो स्ट्रीम कॉमर्स किस किस की है बच्चा, इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की, एंड लगा रखा है ना। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, दोनों चीजें होनी जरूरी है, उन्हीं को हम लेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो दोनों में से जिनकी जिनकी है, तो वो दो बच्चे हैं हमारे पास, हर्षित और मनरीन, इनके मार्क्स का सम बोला, तो इनके मार्क्स का सम कर लो, 95 और 98 का सम जो आएगा वही आएगा। तो 95 प्लस 98 कितना आएगा बच्चा, कितना आएगा हमारे पास, ठीक है, 193। तो फर्स्ट वाली क्वेरी का आउटपुट हो गया 193, राइट बच्चा। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट मैक्सिमम मार्क्स प्लस मिनिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ऑप्शनल इक्वल्स टू CS। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चा, हमको यहाँ पे उन बच्चों को सेलेक्ट करना है जिनके पास ऑप्शनल CS है, राइट। तो जिनके पास ऑप्शनल CS है उनको ढूंढो भाई, किन किन के पास ऑप्शनल CS है। चलिए देखते हैं, इसके पास, इसके पास, इसके पास और इसके पास। तो अब इनमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी, जिनके मार्क्स मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम मार्क्स किसके दिख रहे हैं यहाँ पे, 99 वाले के, और मिनिमम मार्क्स किसके दिख रहे हैं बच्चा, ये नल वाले को तो नहीं मानेंगे हम, नल वाले को काउंट नहीं करेंगे, मिनिमम किसके हैं, 95 वाले के। तो 99 प्लस 95, मैक्सिमम तो आया हमारा 99 और मिनिमम कितना आया, ये तो आया मैक्सिमम मार्क्स और ये आया मिनिमम मार्क्स, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो कितना आया 194। तो इसका आउटपुट आ गया 194, राइट बच्चा, यही आ रहा है सबका। चलिए नेक्स्ट थर्ड देखिए, सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ऑप्शनल इक्वल्स टू IP। तो जिन भी बच्चों के पास ऑप्शनल में IP है उनके एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो एवरेज कैसे निकालोगे भाई, एवरेज निकालने का तरीका आपको पता है, हमको एवरेज फंक्शन लगाना पड़ता है, बट इसने एवरेज फंक्शन लगा लिया, हमको तो आउटपुट बताना है बच्चा, यहाँ पे आउटपुट बताना है, राइट। चलिए तो आउटपुट देखते हैं, IP सब्जेक्ट किस किस के पास है बच्चा, IP इन चारों के पास है, इन चारों के पास, इसको नहीं लेंगे, इन चारों के मार्क्स का आपको एवरेज निकालना है। तो इन चारों को सम करो और डिवाइड बाय 4 कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा इसका थर्ड वाले क्वेश्चन का आउटपुट हो जाएगा, राइट। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, सेलेक्ट लेंथ ऑफ S नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल्स टू नल। तो यहाँ पे कौन सा बच्चा है जिसके मार्क्स नल है, मार्क्स नल बच्चा इस बच्चे के हैं, ठीक है, इस वाले बच्चे की, इसके नाम की लेंथ निकालनी है आपको, नाम की लेंथ SAURAV, ठीक है, कितनी आएगी बच्चा 6, SAURAV कितनी लेंथ आ रही है 6, ठीक है, तो इसका आउटपुट हो गया 6, राइट। चलिए अब हम आते हैं अपने इसके और वाले पार्ट पे। और वाला पार्ट क्या कह रहा है भाई, कि इसी टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको इन क्वेरीज का आपको आउटपुट बताना है कि क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। तो काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, काउंट एस्ट्रिक, ठीक है, काउंट एस्ट्रिक क्या करता है बच्चा, पूरी टेबल की सारी रोज को काउंट करता है, टेबल की सारी रोज को काउंट करेगा और वो नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे एक
ये काउंटिंग हो गई 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 7 8 टोटल हमारे पास क्या है यहाँ पे रोज है। मगर मैं आपको यहाँ बता दूं इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे जो ये लास्ट वाली रो है ये मिसप्रिंट हो रखी है। मैं आपको बता देता हूँ बच्चा, ये पेपर जब आया था सैंपल पेपर तभी हमने ये प्रॉब्लम बता दी थी आपको कि इस सैंपल पेपर में क्या है, एक गड़बड़ हुई थी इनसे, ठीक है, सीबीएसई वालों से, कि इन्होंने ये जो लास्ट वाली रो दे रखी ना आपको, ये 2 बार लिख रखी, ठीक है। लास्ट वाली जो रो है ये देखिए भास्कर वाली रो 2 बार आ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको आप कट कर दो, ठीक है, क्योंकि मिसप्रिंट है यहाँ पे, ये 2 बार आ गई है लाइन गलती से, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास टोटल है, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है बच्चा, 7 रो है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा 7। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट काउंट ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, यानी मार्क्स वाले कॉलम पे आपको क्या करना है, काउंट फंक्शन लगाना है। देखिए मार्क्स वाला कॉलम कहां पे हमारा, ये रहा, इस पे काउंट फंक्शन लगाना है। ध्यान रखिए काउंट फंक्शन जो है वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करता, काउंट फंक्शन नल वैल्यू को काउंट नहीं करता। तो ये किस किस को काउंट करेगा, आइए देखते हैं भाई, आइए देखते हैं हम, काउंट करेगा ये इसको 1 2 3 4 5, फिर इसको काउंट नहीं करेगा, फिर नीचे वाले काउंट करेगा 6। तो टोटल आउटपुट क्या आएगा बच्चा इसका 6, राइट। चलिए अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अनुतुल्य क्रिएशन नाम की एक फैशन कंपनी है, ठीक है, कानपुर में और उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंपनी के 4 ब्लॉक्स हैं, 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स कौन कौन से हैं भाई, तो देखिए जब ये ब्लॉक्स वाला डायग्राम आए तो बच्चा एक चीज ध्यान रखिए, हर किसी का डायग्राम अलग हो सकता है। आप ऐसे मत सोचिए कि आंसर शीट में ये डायग्राम दे रखा है हमारा, ऐसा नहीं बना, हर कोई यहाँ पे अपना डायग्राम बनाएगा, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे ए ब्लॉक इधर बनाया, ठीक है, जैसे इसने 4 ब्लॉक दे रखे हैं ए डी पी एस, डी यहां बनाया, पी यहां बनाया, ठीक है, और एस यहां बनाया, राइट। तो हो सकता है कोई एस ऊपर बना दे, पी इधर बना दे, डी इधर बना दे, राइट। तो ब्लॉक डायग्राम सबका अलग अलग हो सकता है, राइट। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। अब देखिए जनरली मैंने आपको स्ट्रेटेजी सिखाई थी कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि ये ब्लॉक्स दे रखे होंगे आपको, इन ब्लॉक्स के बीच की दूरी भी दे रखी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे इन ब्लॉक्स के अंदर कितने कंप्यूटर्स हैं ये भी लिखे हुए होंगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ लैन वैन मैन व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क यू विल बी फॉर्म्ड इफ वी इंटरकनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑफ द कैंपस, राइट। ये कह रहा है भाई लैन वैन मैन में से कौन सा आप नेटवर्क बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये मीटर के अंदर डिस्टेंस रखें, एक छोटा सा कैंपस है, तो हमारा जो नेटवर्क बनेगा वो बनेगा लैन, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पहले इसका डिजाइन बनाते हैं, फिर बताऊंगा मैं आपको कि इसमें चेंज कैसे करना है, राइट। तो देखिए स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये देखिए कैसे आएगा, ए से डी तक की डिस्टेंस यहाँ पे देख रखिए 50 मीटर, ए से पी तक की 60, ऐसे आपको अलग अलग डिस्टेंस रखिए। आपको इनमें से सबसे मिनिमम वाली डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ए टू डी 50 मीटर, ये हमने ले ली। फिर इसके बाद सेकेंड मिनिमम जो डिस्टेंस है वो किसकी है, पी टू एस, इसकी भी कितनी है 50 मीटर, ये भी हमने ले ली, ठीक है। इसके बाद जो डिस्टेंस हमको मिनिमम दिख रही है वो है ए टू पी, ये 60 मीटर, ठीक है, तो ये भी हमने ले ली। अब इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो लेआउट बना ये कौन सा बना, बस टोपोलॉजी का लेआउट बना, राइट, बस टोपोलॉजी का लेआउट। बट ये लेआउट इस क्वेश्चन के लिए गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। मैंने आपका पहले लेआउट बना दिया, बताया कि आप भी ऐसा ही लेआउट बनाएंगे पहले, मगर हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था आगे देखिए, सेकंड पार्ट में ये बोल रहा था सजेस्ट द टोपोलॉजी व्हिच शुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई कनेक्ट to efficiently connect the various blocks of the building with Kanpur Center for fast communication। मतलब यहां जो इसको कम्युनिकेशन करना है वो फास्ट कम्युनिकेशन करना है पूरे नेटवर्क में। कहीं ना कहीं इसने एक चीज बोल दी कि इसको जो कम्युनिकेशन चाहिए वो कैसा चाहिए, फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। तो फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, फास्ट कम्युनिकेशन के लिए जो टोपोलॉजी हम यूज करते हैं वो कौन सी होती है बच्चा, स्टार टोपोलॉजी। तो जो फास्ट कम्युनिकेशन वर्ड था यहां से हमने पकड़ लिया कि हमको इसमें बस टोपोलॉजी यूज नहीं करनी, हमको स्टार टोपोलॉजी यूज करनी है। और जब हम स्टार टोपोलॉजी यूज करते हैं तो कैसे बनाते हैं डायग्राम, हम सबसे पहले वो ब्लॉक बनाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर है डी ब्लॉक में, तो हम बनाएंगे डी ब्लॉक, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो बचे हुए 3 ब्लॉक हैं उनको लिख लेते हैं ए ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, राइट। और अब इन तीनों को कनेक्ट कर दो। डी से ए की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, ए से डी की है 50 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे दे रखा है आपको
दूसरा D टू P की डिस्टेंस कितनी है बच्चा? 150 मीटर, राइट। और यहां से D टू S की जो डिस्टेंस दे रखी है आपको, वो कितनी दे रखी है? D टू S की डिस्टेंस देखो तो दे रखी है 60 मीटर, राइट। हालांकि आप कहेंगे सर बस टोपोलॉजी में वायर कम लग रहा था, यहाँ वायर ज्यादा लग रहा है, तो ये टोपोलॉजी क्यों सेलेक्ट करी? क्योंकि बच्चा इसने क्वेश्चन में आगे बोला था फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए इसको, है ना, एफिशिएंट कम्युनिकेशन चाहिए, फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, तो केबल का लेआउट हमको उसी हिसाब से बनाना है। फास्ट कम्युनिकेशन किसमें होता है? स्टार टोपोलॉजी में, राइट। फास्ट कम्युनिकेशन किसमें होता है? स्टार टोपोलॉजी में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ये तो हो गया इसका डायग्राम, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया था, लैन होगा, लैन नेटवर्क बनेगा। दूसरे में ब्लॉक डायग्राम हमने बना दिया। तीसरा कह रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में आप रिपीटर और हब स्विच कहां लगाओगे? तो रिपीटर कहां लगता है बच्चा? जहां पे डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा का हो। 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस किसका है? डी से पी के बीच का। डी ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस है 150 मीटर का, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या लगाएंगे? अपना रिपीटर लगाएंगे, राइट बच्चा, यहीं पे रिपीटर लगेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने क्लाइंट्स को कुछ पीपीटी वगैरह डिटेल्स प्रोडक्ट की शो करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ये लोग? कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, राइट। तो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको पता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम लिख दो। स्काइप हो सकता है, ठीक है, गूगल मीट हो सकता है, जूम हो सकता है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऐप है जिनके थ्रू हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो एप्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इनमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा होता है बच्चा? वो प्रोटोकॉल होता है VoIP, यानी वॉइस ओवर इंटरनेट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो ये मैंने आपको सैंपल पेपर पूरा सॉल्व करा दिया। आई होप इस पेपर को बच्चा जरूर सॉल्व करके जाएगा, क्योंकि मैं मानता हूं इसमें 60% पेपर आ सकता है, 60 to 50% पेपर यहां से आ सकता है, ऐसे नहीं, इसी टाइप की क्वेश्चन थोड़ी सी वैल्यू इधर उधर करके वो दे सकता है, राइट। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।